देखो भाई, अपन ने विद्युत ऊर्जा पढ़ ली, समांतर क्रम पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे शक्ति पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम किरचॉफ नियम। कौन से नियम पढ़ेंगे भाई? किरचॉफ नियम पढ़ेंगे। बाकी देखो एक ऊष्मा का टॉपिक है, विद्युत ऊर्जा का टॉपिक है, ये सारे 10th लेवल के टॉपिक है। 10th क्लास में आप पढ़ चुके हैं उनको। जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला आया था H बराबर I²RT, आपने 10th में पढ़ा था जूल तापन नियम का, वर्ग दिया मैंने आपको, देख सकते हो आप इसको जूल तापन नियम कहलाता था, बता सकते हैं। बाकी बहुत इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इससे कोई छोटे क्वेश्चन बनेंगे या शॉर्ट क्वेश्चन कोई एक लाइन का बनेगा या फिर कोई न्यूमेरिकल बनेगा। शक्ति मेरे पास टॉपिक है आज, नया टॉपिक है हमारे पास में, विद्युत है शक्ति। इलेक्ट्रिक पावर या विद्युत शक्ति। देखो भाई विद्युत शक्ति होते क्या है, पहली बात तो कोई भी कार्य करने की जो दर होती है ना, या फिर जो ऊर्जा की जो खपत होती है उसकी जो दर होती है, वो ये हमारे पास में क्या कहलाती है? शक्ति है। जो हम कार्य करते हैं उसकी जो दर होती है ना, वो हमारे पास क्या कहलाती है? शक्ति है। या हम यूँ कह सकते हैं कि प्रत्येकांक समय में जो कार्य किया जाता है, कार्य करने की दर है, वो ये हमारी क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। या फिर हम प्रत्येकांक समय में जो ऊर्जा खर्च होती है, वो ये हमारी क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। जैसे शक्ति को डिनोटेड किससे करेंगे? P से। P बराबर क्या होता है? W/T, या आप इसको U/T भी लिख सकते हो। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि W क्या होता है? आपका कार्य। देखो मैंने कल विद्युत ऊर्जा की डेफिनेशन क्या बताई थी आपको, कि कोई विद्युत चालित परिपथ उसमें आवेशों को प्रवाहित करने में जो किया गया कार्य है ना, वही आपका ऊर्जा में संचित होता है। यही तो बताई थी अपन ने विद्युत धारा की डेफिनेशन। तो इसमें भी क्या है कि जो आप कार्य कर रहे हो ना, कितने समय में कर रहे हो, कितनी दर है आपकी, वही आपकी क्या कहलाएगी? शक्ति कहलाएगी। बात समझ में आ रही? एकांक समय में जो कार्य करने की दर है वो हमारी क्या कहलाएगी भाई? शक्ति कहलाएगी। बात समझ में आ गई आपको? अब आपने कल एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, W बराबर क्या पढ़ा था बताओ? कल के फॉर्मूले बताओ क्या पढ़ा था भाई? QT पढ़ा था कि चोर पढ़ा था? देखो चेक करो, एक बार चेक करो कल के फॉर्मूले क्या पढ़े थे आपने। W बराबर आपने BIT पढ़ा था क्या? पढ़ा था नहीं पढ़ा था? आप इस पढ़ा था ना कल? इस मान को अपन यहाँ रखते हैं, W का मान रखने पर P बराबर कितना हो जाएगा भाई? VIT/T। T से T गया, P बराबर कितना हो गया बताओ? BI। अपन पहले जब हम फॉर्मूला यूज करे थे, P बराबर क्या यूज किया था? PI किया था ना। कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? एक फॉर्मूला और यूज कर सकते हो इसका। देखो भाई मैं साइड में ब्रैकेट करके लिख देता हूँ। P बराबर W का मान कितना होता है? बल गुणा विस्थापन और बटा T होता है नहीं होता है? तो बल गुणा विस्थापन बटा T, तो P बराबर क्या होता है? देखो ये क्या हो गया? विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय क्या होता है? वेग होता है। ये फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा? है नहीं निकल के? अरे कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है, और बल गुणा विस्थापन क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। विस्थापन बटे समय हमारा क्या होता है? वेग होता है। ये क्या कहलाता है? P बराबर F वेग। बाकी याद रखें आप देख रहे हैं V समानुपाती क्या होता है भाई? I, और V बराबर क्या होता है भाई? हमारे पास में से IR। V का मान यहाँ रख दूँ क्या आ जाएगा? P बराबर I², P बराबर क्या आ जाएगा? I²। और भी मान रख सकते हो आप यहाँ पे, क्या रख सकते हो सर? यहाँ से भी मान हम निकाल सकते हैं किसका? I का। D/R बराबर क्या हो जाएगा? I के मान उठा के यहाँ रखोगे तो क्या हो जाएगा? P बराबर V गुणा V/R बराबर क्या हो जाएगा? V²/R। समझ में आ गया नहीं आ गया? तीनों फॉर्मूले ये ओम के नियम से निकले हैं, सारे के सारे इससे ही निकले नहीं निकले बताओ? देख रहे हो आप सारे के सारे फॉर्मूले निकले। और अगर हम निकले जल्दी आया करो भाई, थोड़ी जल्दी चला करो। देखो अपन शक्ति पढ़ा रहे हैं, कोई भी परिपथ में जो कार्य करने की जो दर होती है ना, वो हमारी क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। कोई भी जो कार्य करने की दर होती है ना हमारे पास, वो क्या कहलाती है भाई? शक्ति कहलाती है। या एकांक समय में जो हमारे पास में जो ऊर्जा की जो दर होती है ना, एकांक समय में जो कार्य करने की जो दर होती है वो क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। शक्ति का कल हम फॉर्मूला जानते हैं, P बराबर क्या होता है? W/T होता है। एकांक समय में जो कार्य करने की दर है वो क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है।
W बराबर कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था विद्युत ऊर्जा में, ये वाला फॉर्मूला W बराबर VIT पढ़ा था। इस फॉर्मूले को उठाकर मैंने यहाँ पर कर दिया, तो इसे तो कट गया, P बराबर क्या हो जाएगा VI। और आप अगर एक्स्ट्रा फॉर्मूला निकालना चाहो तो P बराबर W बराबर क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन बटा समय, तो विस्थापन बटा समय क्या हो जाता है वेग, ये F.V भी आ सकता है। यहाँ से फिर आप ओम के नियम से निकालो V बराबर IR का मान रखोगे I² R आ जाएगा, I बराबर V बटा R रखोगे क्या आ जाएगा V² बटा, समझ में आई नहीं आएगा, समझ समझ। इसके बाद इसका मात्रक देखो, यहाँ से मात्रक कार्य का मात्रक जूल, और कितना हो जाएगा सेकंड, बराबर कितना हो जाएगा वाट, कितना हो जाएगा भाई वाट। बस समझ में नहीं आई। बीमा वगैरह आप निकाल सकते हो, इसमें से बीमा कैसे निकालोगे भाई, बीमा का इसमें अलग से निकलेगी कैसे, सब कार्य की द्वितीय N2 T-2 और नीचे और एक हमारे पास में T1, कितनी हो जाएगी सर M1 L2 T-3, क्या हो जाएगी M1 L2 T-3। अब आप लिख सकते हो कि एक वाट की डेफिनेशन क्या होती है, एक शक्ति की डेफिनेशन क्या होती है। एक शक्ति की डेफिनेशन के लिए एकांक समय में, एक समय में, एकांक समय में, एक सेकंड समय में जो कार्य करने की जो दर है वो कितना होता है, 1 जूल होता है। किया गया कार्य कितना है भाई, दर कितनी है, 1 जूल है। क्यों, कार्य का मात्रा कितना होता है, जूल होता है। तो हमारा एक समय में, एकांक समय में किया गया कार्य कितना है भाई, 1 जूल है। तो हमारी शक्ति कितनी होगी, 1 वाट होगा। मान लो आप T बराबर 1 सेकंड ले रहे हो, कार्य बराबर 1 जूल ले रहे हो, तो आपकी शक्ति 1 वाट ही होगी, 1 से बन गया। तो एक T बराबर क्या होता है, वोल्ट होता है, शक्ति की मात्रा क्या होता है, वाट होता है, तो क्या आ गया 1 वाट आ गया। समझ में आई बात। शक्ति हमारे पास सिंपल से डेफिनेशन है, आप तो इतना से याद रखो, जो भी हमारे समय में जो भी कार्य करने की जो दर है, या ऊर्जा की जो खर्च की गई की जो ऊर्जा की जो दर है, जो ऊर्जा खर्च की जाती है उसकी जो दर है, या हमारे पास ऊर्जा जो व्यय की गई है वही हमारे पास क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। शक्ति का मात्रक आपके पास में वोल्ट होता है, ये जूल बटा सेकंड होता है। यहाँ से आप यहाँ से W बराबर एक फॉर्मूला होता है, इसको यहाँ रखा, तो इसको काट दिया, ये आ गया। फिर इसके बाद ओम के नियम से मान रखा गया, किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर, किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर, कॉपी नहीं लाएगा तो कॉपी कहाँ तुम्हारी, तेरी कॉपी यहाँ है, बना ली तेरी कॉपी लाए। ऊर्जा क्षय होने की दर अथवा कार्य करने की दर, अथवा कार्य करने की दर विद्युत शक्ति कहलाती है। विद्युत शक्ति कहलाती है। उसके बाद एक डेफिनेशन और लिखना चाहो लिख सकते हो, कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। आप तो आप यहाँ से उतारो, लिखो किसी विद्युत परिपथ में, यदि किसी विद्युत परिपथ में T समय में T समय में U ऊर्जा क्षय होती है, ऊर्जा क्षय होती है, तो ये काम होती है लेट बैठाने जल्दी आएगा। ऊर्जा क्षय होती है तो विद्युत शक्ति बराबर, ये लिख लो आप पूरा उतार लो। क्या है पता है, एक बार टोटल निकल जाता ना फिर समझ में नहीं आता, जल्दी आएगा टाइम से आएगा। देखो अब जो क्लास चल रही है आज कल या फिर मंडे ट्यूजडे को, उन क्लासों को मिस मत करना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। पहले कह रहा हूँ क्वेश्चन क्लास मिस मत करना, मीटर से तो विभवमापी किरचॉफ नियम इनको मिस मत करना। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेट 70-80% चांस बनता है क्वेश्चन बनने का।
लिया? हाँ लिख लिया, पहले फटाफट से दे दो। कॉपी कब चेक कराएगा मेरे को? कौन सा लेसन? आप मैसेज भी कर सकता है, मैं भूल जाता हूँ। हाँ भाई, 1 वाट की परिभाषा क्या लिखोगे हम? 1 वाट की परिभाषा क्या होगी कि 1 सेकंड में जो किया गया जो कार्य है कितना होगा? 1 जूल होगा। वही क्या कहलाएगा हमारा? 1 वाट कहलाएगा। ठीक है, लिखो। किसी विद्युत परिपथ में प्रति एकांक समय में, किसी विद्युत परिपथ में प्रति एकांक समय में, किसी विद्युत परिपथ में प्रति एकांक समय में ऊर्जा 1 जूल हो तो, ऊर्जा 1 जूल हो तो, ऊर्जा 1 जूल हो तो परिपथ में शक्ति 1 वाट होगा। हाँ भाई, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, शॉर्ट क्वेश्चन ध्यान रखना। एक शक्ति का मात्रक क्या होता है? अश्रु शक्ति भी होता है। क्या होता है भाई आपके पास में? अश्रु शक्ति, या फिर आप इसको बोल सकते हो हॉर्स पावर। ठीक है, और 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? 746 कितने होते हैं? 746। ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में। 10 में भी आता है, 11 में भी आता है। लिख लिया? हाँ जी, लिख लो। शक्ति का मात्रक बराबर अश्रु शक्ति। इसके बाद में नीचे लिखो 1 HP बराबर 746 वॉट। अब देखो, बाकी अगर ज़्यादा थोड़ा सा पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बाकी ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा और करवा देता हूँ। देखो, क्वेश्चन पेज से भी आया, थोड़ा क्वेश्चन छूटना मत। ठीक है, 1 किलोवाट बराबर कितने होते हैं? 10 की पावर 3 वाट। 1 मेगावाट बराबर 10 की पावर 6 वाट होता है। लिख लो। 1 किलोवाट बराबर 1 किलोवाट बराबर 1 किलो वाट 10 की पावर 3 वाट। उसके बाद 1 मेगावाट 10 की पावर 6 वाट। ये मात्रक मैंने दिखाई दी। अब देखो भाई, हो गया? सुनो, अच्छे से सुनना, मेरी बातों को अच्छे से ग्रहण करना। कि अब हम नॉर्मल बातें पढ़ रहे हैं कि हमारे पास में क्या होता है कि पावर स्टेशन होते हैं। मतलब पावर स्टेशन मतलब ट्रांसफार्मर होते हैं। एक तो अपने गाँव में लगे होते हैं, वहाँ से लेकर अपने जैसे प्रत्येक गाँव है, जैसे एक मेन डीपी होती है, उससे फिर अपने गांव में एक डीपी लगा दी जाती है, फिर वहाँ से पावर वहाँ सप्लाई किया जाता है। बाकी जब मेन ट्रांसफ़र होता है वहाँ कहीं और से आती ही नहीं आती है। अपने घरों में कितनी आती है? 220 वोल्ट पर लाइट आती है, 11,000 kV की आती है, आती ही नहीं आती है। तो अधिक दूरी मतलब जहाँ पर हमारा बिजली बनती है, जहाँ पर हमारा एक संयंत्र होता है, बहुत बड़ा लगा होता है, GSS बोलते हैं उसको, वहाँ पे जो ऊर्जा को या विद्युत ऊर्जा को एकत्रित या शक्ति को जो एकत्रित किया जाता है ना, वो क्या किया जाता है? केबलों के द्वारा किया जाता है, जो कि उच्च वोल्टता पर किया जाता है। केबलों के द्वारा उच्च वोल्टता पर किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि उसमें शक्ति का जो क्षय है वो कम से कम हो। मतलब लंबी दूरियों के लिए जो विद्युत ऊर्जा दी जाती है, लाई जाती है ना, वो केबलों के द्वारा लाई जाती है। केबल मतलब समझ रहे हो ना? केबलों के द्वारा लाई जाती है ताकि क्या हो? शक्ति क्षय कम से कम हो हमारे पास। फिर हमारे घरों में पावर स्टेशनों से आती है, ट्रांसफार्मर से आती है, नहीं आती है। और हमारे जो घरों में जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं हमारे पास कुछ इस प्रकार से ऐसे भी लगा होता है। यहाँ पे हमारे घरों में कितना आती है? 220 वोल्ट पर आती है। कितनी आती है? 11,000 kV की आती है, नहीं आती है। वहाँ पे जो पावर स्टेशन पर जो एकत्रित करेंगे, जैसे अपने पास में ये संचार गृह है लाइट का, यहाँ कितना ला रहा है? 132 kV पे ला रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ देगा कितना देगा? 22 kV पे। फिर यहाँ से हमारे घर देगा वो कितना देगा? 11 kV। समझ रहे हो मेरी बात को भाई? कि आपको यहाँ जो ज़्यादा पूरा एकत्रित किया जाएगा 132 kV पे किया जाएगा, फिर वहाँ से अपन को ट्रांसफ़र करेगा। जैसे मान लो अपने बांदी हुई सप्लाई है, अब बांदी हुई सप्लाई कैसे आ रही है? मान लो अपना जो मेन विद्युत निगम है अजमेर बोर्ड है,
बोर्ड नहीं, अजमेर विद्युत नगर निगम है, जो भी हमारा इसमें क्या की जाती है 132 केवी पे की जाती है, वहाँ से अपन को ट्रांसफ़र की जाती है 22,000 केवी पे, फिर वो आगे आती जाती है, फिर आगे आने के बाद फिर वहाँ से अपने घर पे आती है 220 वोल्टेज पे आती है 11,000 केवी। फिर आपने देखा होगा कई बल्बों पे कईयों पे देखो चालकों में धारा बहती है, तो प्रतिरोध भी होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है, समझो मेरी बात को। आपने बल्ब में देखा होगा, चार्जर में देखा होगा, किसी और में देखा होगा, एलईडी में क्या आपको लिखा होता है 100 वाट 220 वोल्ट, इसलिए लिखा होता है। तो मतलब उन जो सिरे दो हैं उन सिरों का जो विभवांतर है वो कितना है 220 वोल्ट है। उन जो दोनों सिरों का विभवांतर कितना है उस तार का 220 वोल्ट है, और उसकी जो शक्ति है वो कितनी है भाई 100 वाट है। कितनी है भाई 100 वाट है। और जो हमारा प्रकाश है, जो हमारा जो बल्ब है उसका जो तंतु है वो चलता है, प्रकाश देता है, वो किस पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा ताप होगा बल्ब उतना ज़्यादा चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा। और हमें 220 वोल्ट से अधिक जब हम वोल्टेज देते हैं उसको 220 वोल्टेज से अधिक वोल्टेज देते हैं, तो जैसे वो जो तार है जो विभव लगा हुआ है वहाँ पे, तो क्या होता है अधिक ताप हो जाएगा उसमें से, तो क्या होने लग जाएगा उसमें से उसमें उत्पन्न होने लग जाएगी, मतलब धीरे धीरे क्या करने लग जाएगा, गलने लग जाएगा, मतलब क्या होने लगेगा, टूटने लग जाएगा, तार क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात। जैसे P बराबर हमारे पास में क्या आया था, P बराबर आया था बी आई, आया तक नहीं आया था, और I बराबर कितना आ जाएगा P/V, आएगा कि नहीं आएगा आपके पास में, समझ रहे हो मेरी बात को। और भी यहाँ से क्या निकाल सकते हो आप फॉर्मूले, और भी I बराबर P/V निकाल लिया आपने, तो आपके मतलब आपके पास में क्या होगी, जो धारा है वो क्या होगी, विभवांतर की क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी। क्या होगी धारा आपके पास में व्युत्क्रमानुपाती, I समानुपाती 1/V तो है कि नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये बात आपको मैंने समझाई, वो समझ में आई, दोबारा रिपीट करने की जरूरत है क्या भाई, दोबारा रिपीट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जैसे हमारे जो भी ऊर्जा एकत्रित की जाती है, जो बड़ा जो मेन जीएसएस बड़ा होता है जहाँ पर हमारी पावर बनते हैं, वहाँ पर जो ऊर्जा को एकत्रित की जाती है 132 केवी पे की जाती है, वहाँ से ट्रांसफर की जाती है 22 केवी पे, हमारे घरों में आती है 11 केवी पर, और वोल्टेज कितने पे आते हैं 220 वोल्ट पे। इससे ज़्यादा देते हैं तो हमारा बल्ब क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाते हैं। प्रकाश का जो भी हमारे जो लाइट प्रकाशित होता है बल्ब वो ताप पर निर्भर करता है, ताप अगर आप ज़्यादा दोगे तो प्रकाश ज़्यादा चलेगा, और 220 वोल्टेज से ज़्यादा दोगे तो क्या हो जाएगा, वो फ्यूज हो जाएगा। समझ गए बात। और यहाँ से एक फॉर्मूला और आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, P बराबर क्या पढ़ा था, V²/R पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो आपकी शक्ति किसके समानुपाती है, प्रतिरोध के, है कि नहीं है। मतलब आपकी शक्ति ज़्यादा है तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और आपका प्रतिरोध ज़्यादा है तो आपकी शक्ति क्या हो जाएगी भाई, इनमें यही तो होता है, ये ज़्यादा है तो ये कम हो जाएगा, और ये ज़्यादा है तो ये कम हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखो, जैसे आपके पास अगर ऐसे कोई फॉर्मूला आ रहा है तो मतलब ये ज़्यादा होगा तो ये भी ज़्यादा होगा, ये कम होगा तो ये भी, और अगर आपके पास में ऐसा कोई चीज़ आ रही है ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा। बड़ा सुख कई बातें भी बता दूँगी, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे आपके पास ये आ रहा है P समानुपाती 1/R। अब बोलते हैं कि समांतर क्रम में अगर हमारे जुड़े हों तो उपकरण, तो क्या हो जाएगा, आपकी क्या हो रही है, शक्ति ज़्यादा हो रही है, आपका प्रतिरोध क्या हो रहा है आपके पास यहाँ पे कम हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो बल्ब प्रकाशित तो कम होगा ज़्यादा होगा, कम होगा भाई, प्रतिरोध कम हो रहा है तो, और आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, शक्ति कम हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा। देखो समांतर क्रम का फॉर्मूला तो आपका ये बन रहा है, और श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनता है, P बराबर I²R बनता है, H बराबर I²R बनता है नहीं बनता है भाई, ये बनता है। बात है इसमें जुड़ा हुआ प्रतिरोध सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो ये ज़्यादा होगा तो ये भी ज़्यादा होगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा। अरे देखो P समानुपाती R है कि नहीं है, है कि नहीं है। अगर आपकी शक्ति ज़्यादा है तो आपकी R भी ज़्यादा होगा, अगर आपकी शक्ति कम R कम है तो आपकी शक्ति कम है। समानुपाती में तो ये चीज़ चलती है, व्युत्क्रमानुपाती में उल्टा चलता है, लिखो। और आपके पास यहाँ से अगर शक्ति कम है और प्रतिरोध मैक्सिमम है तो बल्ब क्या होगा, अधिकतम प्रकाशित होगा, मैक्सिमम प्रकाशित होगा। और आपके पास ये कम है ये ज़्यादा है, ये कम है तो कम प्रकाशित होगा। ये थ्योरी समझाई तो समझ में ही नहीं आई, बात समझ में, नॉर्मल बातें लिखो। लंबी दूरी की विद्युत संचरण के लिए, लंबी दूरी के विद्युत संचरण के लिए लंबी दूरी के विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्टता पर धारा, उच्च वोल्टता पर नहीं ऐसे लिख लो, उच्च वोल्टता पर धारा का प्रवाह किया जाता है।
उच्च वोल्टता पर धारा का प्रवाह किया जाता है। क्योंकि उसमें से शक्ति क्षय को कम करने के लिए, उसमें से शक्ति क्षय को कम करने के लिए। नीचे लिखो, किसी विद्युत संचरण लाइन में प्रवाहित धारा की शक्ति P, किसी विद्युत संचरण लाइन में प्रवाहित धारा की शक्ति P वह वोल्टता V हो तो है तो ये फॉर्मूला लिख लो, I बराबर P बटा V। इसके नीचे लिखो भाई, आगे लिखो कि विद्युत संचरण लाइन ब्रैकेट में लिखना तार का प्रतिरोध RC हो तो केबल पर शक्ति 6, प्रतिरोध RC हो तो केबल पर शक्ति 6, ये लिख लो PC बराबर I²RC। ये लिख लेना खुद की थ्योरी में, समरी में हमारे घरों में 220 वोल्ट करके 11,000 kV की आती है, और एक बाकी इतनी ज़्यादा आवश्यकता है नहीं निकालने की, बाकी इतना काफ़ी होता है। देखो बाकी ये लिख सकते हो, समांतर क्रम में बल्बों को जोड़ना है, ऐसे छोटी सी हेडिंग तो लिखो, समांतर क्रम में बल्बों को जोड़ना। क्या लिखोगे इसका फॉर्मूला? देखो PC बराबर क्या आता है, I²R। हाँ भाई, अभी हमने एक फॉर्मूला निकाला था, पीछे P बराबर क्या निकाला था, V बटा R निकाला था, I/R निकाला था, V²/R निकाला होगा। देखो आप V²/R निकाला था ना, P बराबर V²/R। तो आपका P क्या है आपके पास में, यहाँ से समान था, तो आप ऐसे करके ऐसे लिख सकते हो। लिखने को आ सकते हैं, आप समझ सकते हो यहाँ से कि आपकी शक्ति ज़्यादा होगी, प्रतिरोध कम होगा। लिख लो। तो आप क्या लिख सकते हो इसमें से खुद के अकॉर्डिंग, कम प्रतिरोध वाले बल्ब में अधिकतम शक्ति होगी तथा प्रतिरोध कम होगा, तो शक्ति क्षय आपकी क्या हो जाएगी भाई, न्यूनतम शक्ति क्षय होगा। कितना होगा, न्यूनतम शक्ति क्षय। और श्रेणी क्रम में क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। श्रेणी क्रम में लिख लो, श्रेणी क्रम में P बराबर कितना होता है, I²R। तो P समानुपाती क्या हो गया, R। P अगर बढ़ाओगे तो R भी बढ़ेगा। मैंने खूब समझा दिया, आप खुद समझ सकते हो इन चीज़ों को। अब भाई लक्ष्मी से समझ सकते हो, सविता हाँ या ना, क्या बता भाई, राम जाने तुम्हारा बताओ। अब देखो किरचॉफ के लिए, बाकी इसके क्वेश्चन देखो आप थोड़ा सा पैसा सबको देखो, किरचॉफ नियम हो जाए फिर आपको क्वेश्चन खुद दे दिए जाएंगे आराम से। किरचॉफ नियम से क्या है, हमारे को पता लग जाता है कि धारा किधर आएगी, सेल किधर जाएगा। बाकी सेलों का तो संयोजन में तो आपको सेल की डायरेक्शन तो मैंने बता दी, लेकिन जैसे विभव पतन हम धारा के सामने जाएंगे धनात्मक होगा, धारा के अपोजिट डायरेक्शन जाएंगे तो ऋणात्मक होगा। ये सारी चीज़ कर लेंगे हम चिन्ह परिपाटी में, जब हमको एक अलग समझ उत्पन्न हो जाएगी फिर आप क्वेश्चन कीजिए। आपके जो भी बुक के क्वेश्चन है, एग्जाम्पल वगैरह मैं सारे में करवा दूँगा। बाकी देखो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, रेफरेंस गाइड रखो आप, बाकी मैं मेरी तरफ से वो दे दूँगा, आप सोल्व कर लेना, नहीं होगा तो लिखो।
किरचॉफ नियम। किरचॉफ के नियम हेडिंग दे दो आप, किरचॉफ के नियम। बाकी देखो किरचॉफ के नियम, ये मान लो आपको शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट मान लो आप। इसमें एक तो छोटा क्वेश्चन काफ़ी बार आता है यहाँ से, शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल, बस दो चीज़ों के लिए ये टॉपिक माना जाता है। या इसका किरचॉफ का नियम भी कई बार प्रथम नियम द्वितीय नियम बहुत बार पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान का टॉपिक है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किरचॉफ नियम होता क्या है, देखो जब साइंटिस्टों ने सर्किटों को सॉल्यूशन किया, विश्लेषण एनालिसिस किया, मतलब जो विद्युत परिपथ बनाए थे उनको जो हल किया तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गए। तो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट मिले तो उनको सरल रूप से हल करने के लिए किनका नियम का उपयोग किया, किरचॉफ के नियमों का उपयोग किया गया। जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट थे, बहुत ज़्यादा जटिल परिपथ थे, उनको सरल रूप से हल करने के लिए किसका यूज किया गया, किरचॉफ का नियम। किरचॉफ में क्या दिए, दो नियम दिए। तो पहला नियम किरचॉफ का, किरचॉफ का दिया नियम, द्वितीय नियम। पहला नियम धारा नियम कहलाता है, दूसरा नियम वोल्ट का नियम कहलाता है। इससे पहले छोटी छोटी डेफिनेशन है 4-5, उनको आप अच्छे से समझिए ताकि आपको जो भी आप न्यूमेरिकल करोगे या आप जो भी आप किरचॉफ पढ़ोगे उसमें पूरी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो सबसे पहले आप इनकी डेफिनेशन लिखो, ये लिख लो, यह नियम जटिल परिपथों को हल करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह नियम जटिल परिपथों को हल करने के लिए किया गया, ये बनाया गया। यह नियम जटिल परिपथों को हल करने के लिए किया गया। पहला हेडिंग आती है विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या आती है हेडिंग, इलेक्ट्रिक सर्किट। ध्यान से समझना, आपको नंबर दे के जाएगा टॉपिक। अगर लास्ट ईयर शायद मेरे हिसाब से क्वेश्चन नहीं आया, इसमें से तो 100% क्वेश्चन आएगा। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, ये टॉपिक होगा प्रति आप बहुत कंसंट्रेशन रखोगे, बहुत ध्यान रखोगे ना, जब ये समझ में आएंगे आप। अगर आपका ध्यान इधर उधर हो गया ना तो आपको समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि देखो इनमें इतना ही फर्क होता है, धारा इधर से उधर गई, इधर से उधर गई, फिर ध्यान देना पड़ेगा, इतना ही खेल होता है और कुछ नहीं है। तो देखो भाई, विद्युत परिपथ क्या होता है, पहली बात समझो कि हमारे पास में क्या होते हैं, बहुत सारे कोई भी एक परिपथ बना होता है। जैसे हमारे पास में ये क्या है आर, ये क्या है सी, ये क्या है एल, ये क्या है विभाग पर, और ये क्या है, मतलब जिसमें बहुत सारे विद्युत अवयव लगे हुए हों, ऐसा परिपथ जिसमें बहुत सारे विद्युत अवयव का मतलब होता है जिसमें प्रतिरोध लगा हुआ हो, संधारित्र लगा हुआ हो, कुंडली लगी हुई हो, कुंजी लगी हुई हो, विद्युत बाग बल लगा हुआ हो, बैटरी लगी हुई हो। मतलब कहने का मतलब है उस परिपथ में बहुत सारे डायोड लगे हुए हैं। जैसे आप मोबाइल की चिप निकालते हो या टीवी की आईसी होती है, उसकी एक प्लेट होती है ऐसी, उस प्लेट में आप देखते हो छोटे छोटे बहुत सारे डायोड बने होते हैं। तो वो सारे कितने सारे, बहुत सारे डायोड होते हैं। वो क्या होता है, एक तरीके से पूरा एक परिपथ होता है, पूरा क्या कहलाता है, सर्किट कहलाता है। समझ में आई बात, समझ में आई नहीं आई? तो आप लिखो परिपथ। समझ गया ना, प्रतिरोध बोल सकते हो आप, बैटरी बोल सकते हो, कुंडली बोल सकते हो, संधार, या आप ऐसे बोल सकते हो ऐसा संयोजन या ऐसा परिपथ जिसमें बहुत सारे डायोड जुड़े हुए हैं, जैसे प्रतिरोध, संधारित्र, कुंडली, कुंजी, विद्युत बल, बैटरी आदि जुड़कर मिलकर क्या बनाते हैं, परिपथ का निर्माण। क्या करते हैं, परिपथ का निर्माण। लिखो विद्युत संयोजन, तारों से जुड़े हुए विद्युत अवयव, ब्रैकेट में लिखो प्रतिरोध, संधारित्र, कुंडली, बैटरी
ब्रैकेट बंद कर दो। तथा विद्युत वाहक बलों के स्रोतों का समूह, विद्युत वाहक बलों के स्रोतों का समूह, विद्युत वाहक बलों के स्रोतों का समूह विद्युत परिपथ कहलाता है। लिख लिया। देखो भाई समझो वापिस से कि हमारे पास में क्या था, ये हमारे पास क्या है, वायर है, पूरे वायर जुड़े हुए हैं, तारों का संयोजन में समूह जुड़ा है। इस जो वायरों में क्या जुड़े हैं, विद्युत अवयव या विद्युत वाहक बलों के स्रोतों के समूह, मतलब जैसे डायोड, ये सॉरी प्रतिरोध, संधारित्र, कुंडली, कुंजी, ये सब जुड़े हुए थे। ये मिलकर क्या बना रहे हैं, परिपथ का। ये मैं इनको हटा दूँ तो क्या एक परिपथ का निर्माण हो जाएगा क्या? क्या इनका एक परिपथ का निर्माण हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना, वही बात होती है। बनाना चाहो तो डायग्राम बना लो, कुछ कोई आवश्यकता नहीं। बनाना चाहोगे तो बना लो, कुछ कोई आवश्यकता नहीं। हाँ जी, दूसरी डेफिनेशन है संधि या नोड बिंदु या जंक्शन पॉइंट। संधि ऐसे पूछा जाता है, नोड बिंदु या जंक्शन बिंदु या जंक्शन पॉइंट, इंग्लिश में नहीं, इसको पूछा जाता है हिंदी के रूप में, नाम लिखिए। संधि, नोड बिंदु, जंक्शन बिंदु, NODE, नोड पॉइंट, जंक्शन पॉइंट। लिख लिया। देखो भाई सुनो भाई कि किसी विद्युत पर लिख लिया। इससे पहले पढ़ेंगे हम, थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। शाखा पहले मैंने ये लिखा दिया, ब्रांच, इसको समझो। हमारे पास में देखो क्या हो गया, पता है, पता का नाम पढ़ लो। ठीक, देखो भाई शाखा क्या होती है, पहली बात तो शाखा देखो कि विद्युत परिपथ का ये वह हिस्सा होती है जहाँ पर हमारे पास धारा का विभाजन नहीं हो, मतलब धारा का जो मान है वो क्या हो, नियत हो, मतलब धारा हमारी बटे नहीं, वो हमारी क्या कहलाती है, शाखा कहलाती है। क्या कहलाती है, ब्रांच कहलाती है। जैसे आपका ये पॉइंट एक पूरा एक ब्रांच है नहीं है, ये पूरा एक ब्रांच है नहीं है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एक पूरा पूरा ब्रांच है नहीं है। यहाँ से देखो धारा यूँ गई, यहाँ से कहीं धारा नहीं बढ़ रही, यूँ ही आ रही है, नहीं आ रही पूरे में, तो ये पूरा पूरा हमारी क्या होगी, एक शाखा होगी। ये हमारे यहाँ से चली यहाँ तक क्या होगी, एक पूरी पूरी क्या होगी, एक ब्रांच होगी, शाखा होगी। यहाँ से चली ये हमारी पूरी एक शाखा होगी कि नहीं होगी भाई, पूरी एक शाखा होगी नहीं, इसमें कितनी शाखा होगी, 1 2 और 3 होगी कि नहीं होगी। देखो ध्यान से पढ़ो इन चीज़ों को, आप ध्यान से पढ़ो, फिर कह रहा हूँ मैं आपको। शाखा क्या कहलाती है, इस शाखा ये परिपथ का वह बिंदु होता है जिसके बाद धारा का मान क्या हो, नियत हो हमारे पास में, वही हमारी क्या कहलाती है, शाखा कहलाती है। शाखा वो दिलजले पिक्चर का नहीं है, ये तुम समझो भाई, वो शाखा आ गया, तो शाखा ये अलग है और वो शाखा अलग है। एक RSS की शाखा अलग होती है, जो वो शाखा वो होती है ना, RSS वाले करते हैं शाम को, ये भी स्कूल वगैरह में चलती है, वो अलग शाखा होती है, वो शाखा अलग होता है, ये शाखा अलग है, ये ब्रांच है। जैसे एक पेड़ आपके पास में, आप देखते हो एक पेड़ है, पेड़ के बाद में फैल जाता है, उसकी एक टहनी पूरी एक अलग ही हो जाती है, एक टहनी यूँ हो जाती है, तो पूरी वो उसकी क्या होगी, एक शाखा होगी, ये दूसरी क्या होगी, शाखा। समझ रहे हो ना मेरी बात। यहाँ से आम का जो पेड़ होता है उसमें एक शाखा फूटी और टूट जाती है, तो वो क्या फूटती है क्या, आम का पेड़ काटने के बाद फूट जाता है, क्या फूट जाता है ना। अगर 1 नंबर के बेवकूफ़ को हिंदी में लेसन नहीं पढ़ा तुमने, अरे यार आम ये कह रहा था
भाई हिंदी में एक पाठ चलता था पहले, मुझे पता नहीं आपको याद है नहीं है, आम के पेड़ का एक पेड़ था, उसको काट दिया जाता, वो फूटता नहीं था, वो पूरा यूं कहीं ढूंढ खड़ा रहता। 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं पता नहीं कौन सी क्लास का लेसन है, नहीं लेसन चलता था। अब ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, टॉपिक पे आ जाओ। नहीं तुमने नहीं देखा ना, सुन लो मत छोड़ो। अरे सुन ले, नहीं मैं तेरा आम निकाल दूंगा यहाँ, अभी पूछ लूँगा एक क्वेश्चन तो फिर डाल सपोर्ट दूँगा, सोच बताएंगे। तो आपकी शाखा समझ में आ गई आपको। फिर आती है संधि। नोड बिंदु क्या कहलाता है, देखो कि ऐसा बिंदु जहाँ जिस तरह आप यूँ मानो जंक्शन बिंदु, मतलब अपने पास में रेलवे स्टेशन का जंक्शन है, कौन सा बांदीपुर जंक्शन है क्या है? अलवर जंक्शन है, गांधीनगर जंक्शन है, देखो तुमको यही उसलिए तुम बारे में पढ़ो जंक्शन किसे कहते। अब सुन ले, इधर देख ले, लिख रहा है, लिखने का मतलब नहीं है, मतलब जंक्शन किसे कहते हैं जहाँ पर जिस बिंदु पर 3 या 3 से अधिक आके धाराएं मिले। अब वो रेलवे स्टेशन की बात कहूँ तो बांदीपुर में देखो 3 मार्ग हैं, देखो आगरा राजमार्ग, दिल्ली राजमार्ग और जयपुर राजमार्ग, है कि नहीं है जंक्शन? तो जंक्शन का मतलब है 3 या 3 से अधिक मार्ग मिलते हो, वही हमारा क्या होता है, जंक्शन। तो गांधी दो शाम देखो, दो शाम एक तो जयपुर वाला जा रहा है, एक बांदीपुर वाला, 2 ही तो कहाँ हुआ क्या? गांधीनगर में भी 2 ही है, एक तो जयपुर वाला और एक अपना बांदीपुर वाला, हुआ क्या? अलवर वाला में 3 है, देखो अपने इधर से आ रहा है बांदीपुर से, फिर एक वो मथुरा वाला गया, एक दिल्ली वाला गया। जयपुर जंक्शन है, जयपुर तो सबसे बड़ा जंक्शन है, जयपुर में तो कोटा के लिए भी है, बांदीपुर के लिए भी है, और आगे नागौर आगरा के लिए भी है, अजमेर के लिए भी है, अलग अलग है। दिल्ली पूरा एक जंक्शन है। जंक्शन समझ में आ गया कि ऐसा बिंदु, ऐसा नोड पॉइंट जहाँ पर 3 या 3 से अधिक आकर शाखाएं मिले। जैसे देखो ये एक नोड बिंदु हो गया, 1 2 3, ये नोड बिंदु हो गया 1 2 3। क्या ये नोड बिंदु है? क्या ये नोड बिंदु है? बात समझ में आ गई आपको? इस प्रकार से याद रहनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नोड पॉइंट या जंक्शन पॉइंट। डेफिनेशन कई बार एग्जाम में पूछी गई है, छोटी छोटी लिखो। हमने शाखा शाखा एक और समझ लो साथ साथ, पास या लूप। पास या लूप क्या होता है? पास ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ध्यान रखना इस बात का पूरे कि जो शाखाएं, ऐसा परिपथ जिसमें शाखाएं मिलकर क्या बनाती है, एक बंद परिपथ का निर्माण करती है। देखो ये एक शाखा है, ये एक शाखा है, ये पूरी पूरी क्या करती है, बंद परिपथ का निर्माण करती है, नहीं करती है? ये क्या हो गया, एक लूप हो गया। ये एक शाखा है पूरी, ये एक शाखा, इसने मिलकर क्या कर दिया, ये एक बंद परिपथ का निर्माण करते हैं। ये क्या कहलाएगी, हमारी शाखा कहलाएगी। तो हमारे पास यहाँ सॉरी लूप, ये हमारे कितने लूप हो गए, 2। अगर मैं और इसको आगे बढ़ा दूँ तो नीचे से, और जैसे मैं इसको और आगे बढ़ा दूँ यहाँ से, ये हो जाएगा, लूप नहीं होगा? होगा भाई, ये लूप होगा कि नहीं होगा? अरे ये एक शाखा होगी, ये एक शाखा होगी, शाखाओं में मिलकर क्या बना लिया, एक बंद परिपथ बना लिया, यही तो हमारा क्या कहलाएगा, लूप। लूप का कहने का मतलब है कि क्लोज सर्किट होना चाहिए आपका, जिसको कौन बनाता है, शाखाएं मिलकर बनाती हैं आपके पास में। नोड बिंदु में 3 या 3 से अधिक शाखाएं आकर मिलती है, वो हमारा नोड पॉइंट कहलाता है। शाखा हमारे पास जो कहलाती है जहाँ पर हमारी धारा का मान क्या हो, नियत हो या बटे नहीं, वो हमारे को कहलाती है शाखा। बता दें पहला पॉइंट क्या लिखा आपने, संधि या नोड पॉइंट। इसमें लिखो किसी विद्युत परिपथ में जिस बिंदु पर 3 या 3 से अधिक आकर 3 या 3 से अधिक शाखाएं मिलती हैं, संधि कहलाती है। आप ऊपर वाला डायग्राम भी बना सकते हो और आप नीचे वाला बना सकते हो। तो आप ऐसे लिख लो ना, इस डायग्राम पर बना ही लिया आपने, तो इसमें आप नाम दे दो ए बी और कितना हो गया, सी डी ई और एफ, है ना, ए बी सी डी ई एफ। तो यहाँ पे संधि बिंदु कितने हो गए, 2, एक तो हो गया बी और एक हो गया ई। तो आप ये भी डायग्राम बना सकते हो, देखो 3 मिल रहे नहीं मिल रहे, तो यहाँ ये यहाँ पे ये बना सकते हो आप, यहाँ लिख सकते हो, यहाँ पर बी और ई क्या है, नोड पॉइंट है।
डायग्राम बना के लिख सकते हो, बिन डायग्राम बना, या ऐसे लिख सकते हो उपरोक्त चित्र में नामकरण दे दो और लिख लो बी और ई क्या है, संधि बिंदु है। उपरोक्त चित्र में बी और ई क्या है, संधि बिंदु है। चाहे आप डायग्राम दोबारा बना लो, चाहे आप ऐसे लिख लो उपरोक्त चित्र में बी और ई क्या है, संधि बिंदु। आपको इसमें तो तीन ही होगी ना संधि बिंदु। कहाँ संधि बिंदु देखो, ये हो गया एक ही नॉट पॉइंट, मतलब जहाँ से धारा निकल रही है और जहाँ से धारा जा रही है, मिल रही हो, मतलब उस पॉइंट से जा रही है। विकास और दिलप्रीत दोनों अलग अलग बैठा हुआ, ठीक है। हो गया। अब लिखो आगे शाखा। शाखा में क्या लिखोगे, लिखो किसी विद्युत परिपथ का वह हिस्सा जिसमें, किसी विद्युत परिपथ का वह हिस्सा जिसमें, किसी विद्युत परिपथ का वह हिस्सा जिसमें, विद्युत परिपथ का वह हिस्सा जिसमें विद्युत धारा का मान नियत रहता है, विद्युत धारा का मान नियत रहता है, शाखा कहलाता है। नीचे एडिंग ग्रुप पास या लूप, इसमें देखो शाखाओं द्वारा बनाया गया बंद परिपथ, शाखाओं द्वारा बनाया गया बंद परिपथ लूप या पास कहलाता है, लूप या पास कहलाता है। अब लिखो ये तो भी डेफिनेशन है। अब आप ऊपर डायग्राम बना के आप खुद भी लिख सकते हो। यहाँ पे कितने लूप है डायग्राम में, एक दो, ठीक है। आगे लिखो किरचॉफ के दो नियम होते हैं, किरचॉफ के दो नियम होते हैं। किरचॉफ के नियम दो प्रकार के होते हैं, दो नियम होते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि नियम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, फिर कह रहा हूँ क्लास मिस मत करना और एक एक टॉपिक को घर जाके पढ़ लेना। आप इन टॉपिकों को साथ साथ नहीं पढ़े ना, आपको जीरो समझ में आएगा। बात समझ रहे हो? आप पहले दूसरे चैप्टर को रट सकते हो, चौथे चैप्टर को रट सकते हो, पाँचवें को रट सकते हो, छठे को रट सकते हो, सातवें को नहीं रट सकते, इसको नहीं रट सकते, इस चैप्टर। ये चैप्टर समझ के चैप्टर है पूरे। आपको इतनी बेटर सुविधा दी जा रही है कि आप क्लासों को बार बार भी देख सकते हो। आप क्लासों को, जो आपकी क्लास चल रही है, इस क्लास को आप वापस रिटर्न में भी देख सकते हो कि आपको कोई चीज़ रह गई हो तो आप यूट्यूब के माध्यम से आप देख सकते हो। बाकी आप मेरे को बोलना पड़ेगा सर वो क्लास हमको वापस ओपन करो। इसलिए बेटर सुविधा आपको दे रहा हूँ मैं, तो आप वापस से भी इसको रिमाइंड कर सकते हो, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए आप। ये टॉपिक को बार बार देखो, फिर कह रहा हूँ ये आपका ये टॉपिक जब समझ में आएगा, ये हुआ वेट स्टोन हुआ, मीटर सेतु हुआ, जब आप इसके न्यूमेरिकल लगाओ, खुद कह रहा हूँ उसका। जब तक इन टॉपिकों के आपके क्वेश्चन नहीं होंगे आपसे, जब तक ये टॉपिक आपके क्लियर नहीं होंगे, प्रतिरोधों का संयोजन नहीं होगा, सेलों का संयोजन, जो टॉपिक क्वेश्चन आते हैं वो सिंपल क्वेश्चन आते हैं, जो मैंने आपको दो क्वेश्चन कराते हैं। या तो कुल धारा पूछेगा, या उनके ऊपर विभवांतर पूछेगा, या विद्युत वाहक पूछेगा, जो उनमें से आप निकाल सकते हो। आपके पास फॉर्मूले हैं, मैंने बता रखा आपको शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए। आपका वो टॉपिक पूरा हो गया, आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। आप विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति पूरा हो गया, आप उसके पन्ने में शॉर्ट नोट्स बनाइए।
हो सकता है मैं लिखा रहा हूँ वो बातें लिखिए आप शॉर्ट में, बाकी और कहीं गाइड से मिलती है तो वो बातें भी लिखिए आप। तो प्रत्येक टॉपिक के जो भी कंप्लीट टॉपिक होता है उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स बनाएं। किरचॉफ का नियम कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसका 1-2 पन्ने में शॉर्ट नोट्स बनाएं, उससे बहुत अच्छी समझ बन जाएगी। किरचॉफ का प्रथम नियम यह क्या कहलाता है? संधि नियम, या नोड बिंदु भी कहला सकता है, या जंक्शन नियम भी कहला सकता है ना, कहला सकते हैं ना। अगर एग्जाम में ऐसा आ जाए तो आप लिख देना, कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ये नियम क्या कहलाता है? ये नियम ये कहलाता है कि इसमें क्या होता है, किसी बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग, जाने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग है वो क्या होता है? शून्य। इसमें आने वाली धाराओं का योग, बताओ, जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? सम ऑफ एल्जेब्रिक जो करंट होती है वो कितनी होती है? 0। मतलब सर समेशन ऑफ आई बराबर कितना होगा हमारे पास में? 0। क्यों होगा भाई? तो जितनी धारा आ रही है उतनी धारा क्या हो रही है? जा रही है। कितनी मान आपके पास 2 करंट आ रही है और 3 जा रही है, उन सबका योग हमारा किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। किसके बराबर होगा भाई? 0। आने वाली धारा को तो क्या लिखेंगे? धनात्मक। जाने वाली धारा को क्या लिखेंगे? ऋणात्मक। आने वाली धारा क्या लिखेंगे? धनात्मक। जाने वाली धारा क्या लिखेंगे? ऋणात्मक। ये बात को ध्यान रखना, बहुत अच्छे समझ में लिखो। किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात ये लिखो, आपसे पूछा जाए, शॉर्ट में पूछ लो, देखो क्वेश्चन कैसे बताए कि किरचॉफ के प्रथम नियम का गणितीय रूप लिखिए। सुन लो तो देखो कि आपको पूछे कि किरचॉफ के नियम का प्रथम नियम का गणितीय रूप लिखिए। गणितीय रूप क्या हो जाएगा? इसको साइड अप करके ऐसे लिखोगे, अर्थात ये, इसको लिख देना गणितीय रूप, मैथमेटिकल। बारिश आ चुकी है, आ गई क्या? बारिश आ रही कैसे? वही वो कहते हैं बुढ़िया से कि माई आप मत बोलो ना, आपके मैं कुछ रिश्वत दूंगा। नहीं बेटे रिश्वत नहीं चाहिए, तेरे बुढ़िया कितना ही समझाओ। और मैं ट्यूशन दे रहा हूँ, कोचिंग छोड़ता रहेगा तो मान जा, पढ़ाई में ध्यान दिया कर, जितना बोलता है उतना इधर ध्यान दिया कर, पागल समझ। जब क्लास चले ना उस टाइम बिल्कुल मतलब अच्छे से कंसंट्रेट किया है। बाकी अपन जैसे टाइम मिलता है वैसे फिर कोई मजाक कर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तक अपन पढ़ रहे हैं ना उस चीज़ को ध्यान से करो। हाँ सुन ले, तेल लगा बूंदा, ये लिख लिया। अब लिखो आगे, लिखने के बाद लिखो आगे, संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक, संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक, संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक और जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है। हाँ जी साहब, डायग्राम देखिए आप, तो समझ में आ रहा है डायग्राम क्या आ रहा है? गर्दन हिला रहा है। ये तो है ना, हाँ ये आई फाइव है ना, हाँ, ये तो धनात्मक है। अच्छा ऋणात्मक कौन सी है? धनात्मक से जा रही है, कौन सी जा रही है? I2 और I3 I4 I2 और I3 I4। अब बताओ सर I2 I4 आई बस समझ में। देखो ये क्या हो गया आपका नोड पॉइंट। नोड पॉइंट क्या कहलाता है कि ऐसा बिंदु जिस पर 3 से अधिक धाराएं यहाँ पर मिलती है, तो 3 से अधिक आपको धाराएं मिलती है जाती है, हमारा नोड पॉइंट कहलाता है। जंक्शन बिंदु कहलाता है। यहाँ से देखो धारा क्या हो रही है? आ रही है, आ रही है तो क्या लिख सकते हो आप? तो पहली बात तो आप ये लिख सकते हो समीशन आई बराबर क्या होगा? 0। आने वाली धारा है तथा जाने वाली धारा का बीजगणितीय क्या होगा?
जीरो होगा। समझ रहे हो मेरे बात को? ये क्या होगी I1, इसके बाद आप I2 क्या हो रही है आपकी जारी, काट दूंगा। देख रहे हैं, फिर कहता हूँ बोल लेंगे सुधारो। देखो ये क्या हो रही है अपनी धारा आ रही, आने वाले के लिखे हमने धनात्मक लिखते हैं, लिखते हैं। अरे जी मानो आने वाले मेहमानों का तो आप वेलकम करते हो, जाने वाले को लिखते हैं, लिखते हैं। वो तो आप चाहे कितना ही आप मान लो आपकी फैमिली में लड़ाई चल रही है, दो भाई बहनों में चल रही है, माँ बेटी में चल रही है, और माँ बेटी में बहुत बार होती है, काम करने के ऊपर होती है। वो कहते हैं अगर 8 लेवल नहीं लगाऊंगा पढ़ूंगा, पढ़ाई चाहे नहीं पढ़े, चाहे फिर फ़ोन में रील्स देख रहे हो। तो जैसे कोई मेहमान आ गया, लड़ाई चल रही है, फिर हाँ आइए साहब आइए आइए, पानी पियो, हम चाय बना के लाते हैं, फिर वो गुस्सा थोड़ा सा कूल हो जाता है अपने आप, तो एक धनात्मक भाव आ जाता है, सकारात्मक पॉजिटिव चीज़ आ जाती है। तो ये क्या हो गया आपको? और अगर कोई आपसे मान लो आपको पड़ोसी आ गया, आपको ज्ञान जाट रहा है फालतू में, इतना पढ़ा कर अरे तू जा यार ऐसे निकल, तो धारा निकल रही नहीं, तो भेजोगे उसको भी। सही बात है ना? कोई तुमसे आगे ज़्यादा ज्ञान की बात यार तू दे रहा है, वो हमारे जेब में है, बाकी सामने मास्टर खड़ा होता है, वो ज्ञान की बात बेटा ऐसे करो ऐसे, अरे भाई ये बहुत है यार, तू जा हमारा परेड होने वाला है, ऐसे करते हैं ना। तुम आपकी भावनाओं अच्छी समझता हूँ, फिर भी ज्ञान देता हूँ, क्यों? हमारे मन में तो ये चलता रहता है यार बहुत है भाई, वो क्या रुलाएगा किसको सुबह यार, बाकी ऐसा नहीं करना। ये तो हो गया आपकी I1, ये क्या होगी आपकी I5। I1 के बाद में क्या जा रही है I2, जरूर नहीं आप इसको ही लिखो, आप कोई सी लिख सकते हो, ठीक। ये होगी I1, इसके बाद में आपके पास में ये धारा क्या हो रही है आ रही है प्लस I3, I4 क्या हो रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, क्या लिखेंगे ऋणात्मक, क्या लिखेंगे ऋणात्मक। और I5 क्या हो रही है आ रही है, तो क्या लिखोगे धनात्मक, और क्या लिखोगे बराबर में जीरो, जो आने वाली धारा जाने वाली धारा का योग क्या होता है जीरो। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं I1 प्लस I3 प्लस I4 बराबर क्या लिख सकते हैं I2 प्लस I4। कैसे लिख दिया फतेह? हाँ भाई कृकेश, हाँ भाई सही था। हाँ माइनस वाली जो चीज़ है ना ये यूँ भेजते हैं, माइनस की क्या हो जाएंगी प्लस में, प्लस की तो यहाँ की यहीं रख दी हमने यू की, माइनस वाला को उधर भेजा तो क्या होगी ये दोनों प्लस में। पढ़ लो, इतनी सी चीज़ें नहीं आ रही ना तो बहुत ज़्यादा शान में करो, लिखो उतारो। एक क्वेश्चन आप करोगे, मैं आप उतारो, मैं आपको देता हूँ क्वेश्चन, चलो उतार लो फिर दे दूँगा। 7-5 हो गए, बारिश में रुकी, बहुत है इतना फिर आज बहुत है, अब इसमें पक जाते हैं। बाकी ये क्वेश्चन तो लिख ही दिया छोटा सा, आपको भी कर लेना। चलो काम लेंगे, चलो बहुत है फिर आज इतना ही। ठीक है बहुत है, इनको ध्यान दे लिया कर, माइनस वालों की तरफ भेजोगे प्लस में आएंगे, प्लस वाले कर जाएंगे माइनस में होंगे। ठीक है भाई, है ना? देखो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट है, फिर भी कोई टॉपिक समझ में आया बोल दिया करो ना।